इस चैप्टर में एक्चुअली में हम लोग करते क्या है? मैम इसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मतलब ह्यूमन के लिए बेनिफिट है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, उसका कर्ड बनता है जिसे हम खाते हैं। एग्जैक्टली। और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स फॉर ह्यूमंस, जैसे कि देखो इससे पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में हम लोगों ने कुछ इस टाइप के माइक्रोब्स पढ़े थे जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल थे, होता है ना। अब माइक्रोब्स की अगर हम देखें तो माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वही तो होता है हमारे माइक्रोब। तो अब माइक्रोब्स ये नहीं कि सिर्फ वो सिर्फ ह्यूमंस को हार्म करता है, माइक्रोब्स ऐसे भी होता है जो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनकी डेली लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, या कुछ टाइप की न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। मैम इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? इस चैप्टर से अराउंड 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ओके 2 मैम। क्वेश्चन आ जाता है, और टॉपिक भी इसमें फिक्स रहता है बिल्कुल कि कौन से टॉपिक से आएगा। वो आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, मैं आपको बताऊंगी कि मेनली क्वेश्चन कौन से पार्ट से आता है। चलो देखो, अब सबसे पहले आता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स वर्ड हमें क्या बताता है? माइक्रोब्स हमारे वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनका साइज बहुत छोटा होता है। और माइक्रोब्स हमारे, ये नहीं कि जरूरी है कि, अच्छा माइक्रोब्स मिल कहाँ पे सकते हैं? इनका हैबिटेट क्या क्या हो सकता है? ये हमें हमारी वो मिल सकते हैं, ये कोई सॉयल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, और बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी पाए जा सकते हैं। इवन ये माइक्रोब्स हमारे ऐसे एरिया में भी पाए जा सकते हैं जिस एरिया में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, जैसे कि थर्मल एरिया। थर्मल एरियाज में भी, जैसे कि गीजर्स हो गया, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, डीप इन द सॉइल, अंडर द लेयर ऑफ स्नो, सेवरल मीटर्स थिक, एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। मीन्स ऐसी ऐसी जगह पे भी जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वहां पे भी हमारे माइक्रोब्स रह सकते हैं। जैसे कि एक माइक्रोब हमने पढ़ा था, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से हमने कौन सा एंजाइम निकाला था जो हीट रेजिस्टेंट था, बहुत हाई टैग टेम्परेचर? पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, एग्जैक्टली। तो ऐसे ऐसे भी हमारे पास माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब माइक्रोब्स के अंदर आते कौन कौन है? देखो बच्चों, जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे हैंड रिटन में लिखूंगी ना, उसी से बेस्ड आप लोग को अपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले लिखो माइक्रोब्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। माइक्रोब्स हम लोगों के प्रोटोजोआ हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, वायरोइड्स हो सकते हैं, और प्रायन्स हो सकते हैं। अब ये 3 टर्म्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, वायरस, वायरोइड्स और प्रायन्स। इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस क्या है? मैम वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होते हैं, यार राइट, वायरस में आरएनए होते हैं, और फ्रेंड्स में प्रोटीन होते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। लिखो इन्हीं पॉइंट्स को इसके आगे। तो हमें बताया कि वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है? मैम कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कैसे ज्वाइन होते हैं? अमाइनो एसिड्स मैम पेप्टाइड बॉन्ड। चलो, तो ये तो हो गया हमारा पहला। तो आप जब भी नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, माइक्रोब्स को क्या लिखेंगे? दैट कैन नॉट बी विजुअलाइज बाय नेक्ड आईज। सिंपल। चलो, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को दिखाया हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये दिखाया है रोड शेप बैक्टीरिया, बी में दिखाया हुआ आपका स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, और सी में क्या दिखाया हुआ आपका फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। तो इनके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा इस वे में, आप लोगों को डायग्राम दे दिया जाएगा
और डायग्राम देके आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि किस टाइप के बैक्टीरिया है, रोड शेप, स्फेरिकल शेप, एंड द लास्ट वन इज योर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है कुछ वायरसेस, ए डायग्राम में आप लोगों को दिखाया हुआ है आपका बैक्टीरियोफेज। अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हो ना तो बच्चों बैक स्लाइड, ये देखो, तो एनसीईआरटी में आप लोग साइड में लिखना चाहे तो एनसीईआरटी में भी साइड में लिख लो, बिकॉज इसके नोट्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इस चैप्टर के नोट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो आप एनसीईआरटी के साइड में भी लिखना चाहे तो बहुत इजीली नोट्स बन सकते हैं। मैम 1 मिनट नोट कर रहे क्या बोल रहे हो? मैम 1 मिनट रुक जाओ मैम। ओके हो जाए तो बताना, या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नहीं, इनकी मैग्निफिकेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ डायग्राम देख के आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इट्स सफिशिएंट। हो गया, चलो नेक्स्ट डायग्राम देखो। ए डायग्राम में आपको दिया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। वो वायरसेस जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ए को दिखाया हुआ बैक्टीरियोफेज, और बी क्या है हमारा? मैम इनो वायरस। हाँ जी, बैक्टीरियोफेज जो आपने बताया वो रिपीट कर दो एक बार। बैक्टीरियोफेज देखो, बैक्टीरियोफेज हमारे दोज वायरसेस, इसको हमने बायोटेक में भी तो पढ़ा है ना, दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, which infect bacteria, simple। हो गया। तो बी पे आपको ये डायग्राम दिखा हुआ है एडिनो वायरस का, और सी पे आपको दिखा है रोड शेप टीएमवी। टीएमवी मतलब टोबैको मोजेक वायरस आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है, एनसीईआरटी ने रोड शेप बैक्टीरिया दिया हुआ है, स्फेरिकल शेप दिया हुआ है, और आपका फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया दिया हुआ है। फ्लैजिलेटेड भी रोड शेप है। फिर वायरस में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, बैक्टीरियोफेज, एडिनो वायरस और टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे, अच्छा, हम कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिंपली नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा है हम उसको देख लेंगे, नहीं देख सकते हैं उसको। सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलोनी। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो हम उसको बोलेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी, फंजाई है तो हम उसको बोलेंगे फंगल कॉलोनी। तो इनको ना हम बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक कल्चर में भी मीडियम करा सकता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर? कल्चर वर्ड से क्या समझते हो? मैम जो उस मैम जैसे वायरस को ग्रो करने के लिए जो मटेरियल चाहिएगा या फिर जो मीडियम चाहिएगा, मीडियम कंडीशन वाला मीडियम है ना, आर्टिफिशियल मीडियम बोल सकते हैं इसको इसमें। तो Yes, हम ma'am. अपने माइक्रोब्स को आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो करा सकते हैं। कल्चर के ऊपर क्या होता है? कल्चर एक पेट्री डिश टाइप से ऐसे छोटी सी प्लेट होती है, इसके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूट्रिटिव मटेरियल के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको जब ग्रो कराता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब ये होता है, एक जगह पे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ फंजाई है, तो उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी या फिर आपकी फंगल कॉलोनी। डन? मैम हाँ जी, हम कल्चर को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन वाला जो मीडियम होता है किसी बैक्टीरिया के लिए। हाँ, एक फेवरेबल कंडीशन जब हम उसको लैब में प्रोवाइड करा रहे हैं ग्रो करने के लिए, वो बोल दो। ठीक है, चलो फिर आता है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज करते हैं। अब सबसे पहला हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो हम लोग कराते हैं वो कराते हैं हम लोग मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कराते हैं। यस। अब मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? लैक्टोज, कैसीन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन पता है क्या करता है? आपके मिल्क के अंदर वाटर और फैट,
वाटर हो गया और फैट हो गया, इन दोनों को ना आपस में से ज्वाइन करके रखता है ऐसे। तो सपोज करो ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया ना, ये ब्लू कलर से है मेरा कैसीन प्रोटीन। अब आपने क्या किया, मिल्क के अंदर ऐड कर दिया एक इनोक्यूलम। व्हाट इज इनोक्यूलम? इनोक्यूलम की मैम स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड आप ऐड कर रहे हो। तो ये जो इनोक्यूलम होता है ना, इस इनोक्यूलम के अंदर बहुत सारे अमाउंट में आपके बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो इसका मतलब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड नहीं ऐड कर रहे हो, बहुत सारे अमाउंट में लैक्टोबैसिलस ऐड कर रहे हो अपने मिल्क के अंदर। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करेंगे, आपके मिल्क के अंदर जितना भी शुगर होगा उस शुगर को कन्वर्ट करा देंगे किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। और यही लैक्टिक एसिड आपके इस कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा। और जैसे ही ये कैसीन प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, आपके मिल्क का वाटर और फैट अलग अलग हो जाएगा और आपका जो मिल्क है वो सॉलिडिफाई होने लग जाएगा, एक सॉलिड से स्टेट, मतलब एक कोएगुलेशन उसके अंदर होने लग जाएगा। तो देखो लैक्टोबैसिलस, इसीलिए हम इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है मिल्क के अंदर प्रेजेंट शुगर को, फिर ये लैक्टिक एसिड आपके मिल्क के अंदर प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और इतना याद रखना है बच्चों, ये लैक्टिक एसिड इस कैसीन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है या इनकम्प्लीट डाइजेस्ट आप बोल सकते हैं। ये प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? यस मैम। मैम इसमें आपने जो ये वाली प्रोटीन बताई है मैम, ये फिर कहाँ चली जाती है जब मैम वाटर सारा डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, ये लैक्टिक एसिड जो बना ना, ये लैक्टिक एसिड ही इस कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देता है, इस मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देगा। और इस प्रोटीन का काम क्या होता है, आपके जो मिल्क होता है उसके वाटर और फैट को आपस में कंबाइन करके रखता है ये। अब जैसे ही बीच में से कैसीन प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ यहाँ से, तो मिल्क और फैट अलग अलग हो गए आपके। अब आप देखते हो ना, जब मम्मी आपका दूध से दही बनाती है तो उसमें एक पार्ट तो बहुत सॉलिड सॉलिड दिखता है और उसके ऊपर वाटर वाटर होता है, या फिर उसको साइड में आप हटा के देखो तो एक पार्ट ऐसा दिखता है बिल्कुल वाटरी वाटरी यस मैम। होता है ना। तो यही होता है कि उस मिल्क के अंदर से सारा फैट अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। और ये कैसे किया, आपने दूध लिया, उसके अंदर छोटे से अमाउंट में कर्ड डाला, तो कर्ड की फॉर्म में आपने उसके अंदर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस डाल दिए। अब लैक्टोबैसिलस क्या करेंगे, मिल्क के अंदर जितना भी अमाउंट में शुगर होगा उस शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। फिर यही लैक्टिक एसिड आपके मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। और डाइजेशन कैसा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये यहाँ पे होता है आपका पार्शियली डाइजेशन, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। और इस बैक्टीरिया को बोलता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या करता है ये, LAB प्रोड्यूस, एक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कोएगुलेट करा देता है डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। स्मॉल अमाउंट में जो कर्ड ऐड कर रहे हैं उसको इनोक्यूलम बोलता है, या फिर स्टार्टर जिसके अंदर मिलियंस ऑफ LAB होता है, जिनको फिर एक प्रॉपर सुटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है। फिर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पे, जिसकी हेल्प से मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। अब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिलता है कि इसके अंदर अब बन जाता है विटामिन B12, विटामिन B12। तो अगर आप कर्ड खा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कर्ड की फॉर्म में विटामिन B12 मिल रहा है। अब जिस भी इंडिविजुअल को डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया बच्चों, अनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, या राइट, लिखो इसको भी, एनसीईआरटी के साइड में नोट डाउन कर लेना, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज नॉन एज पर्नीशियस एनीमिया। मैम फर्स्ट टाइम कर्ड कैसे बनेगा, बेटा फर्स्ट टाइम कर्ड बनाने के लिए ना आपको डायरेक्टली लैक्टोबैसिलस का यूज करना पड़ेगा। यस, इनोक्यूलम क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है। फर्स्ट टाइम बनाने के लिए आपको डायरेक्टली लैक्टोबैसिलस यूज करना पड़ेगा। मैम इस डिसीज में क्या होता है, बेटा इस डिसीज के अंदर आपके एनीमिया है,
तो एनीमिया के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी का जो आरबीसीज होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं, और वी कैन से आरबीसीज का अमाउंट कम होने लग जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। तो पहला हम लोगों को यूज समझ में आया हाउस होल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एनीमिया भी तो कह सकते हैं डायरेक्ट, फिर मैम परनीशियस एनीमिया स्पेसिफिकली क्यों कह रहे हैं? हम इसको अच्छा परनीशियस का मीनिंग बताओ, परनीशियस वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, बताओ। अच्छा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्यों होता है ये, आपको पता है? इसको परनीशियस एनीमिया एग्जैक्टली हम क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका जैसे कि स्टमक है, स्टमक में आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके स्टमक की इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो उन्हीं ग्लैंड्स के लिए जरूरी होता है आपका विटामिन B12, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के लिए जरूरी होता है विटामिन B12। और अगर आपकी बॉडी क्या करता है कि जब भी आप अपने फूड के अंदर विटामिन B12 ले रहे होते हैं, तो विटामिन B12 को आपका स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो लाइनिंग्स होती हैं उस एब्जॉर्ब करती है विटामिन B12 को, और जब आपका क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग्स प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B12 आपके फूड से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो उस केस में बोला जाता है कि परनीशियस एनीमिया हो रहा है। और परनीशियस एनीमिया को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी होती है एक टाइप से। ये जनरली आपका क्या करती है, आपने एक फैक्टर सुना होगा, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर जो एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को, पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता है, तब भी ये डिसीज हो जाती है कि आपकी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B12 आपके फूड से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब आपकी बॉडी को विटामिन B12 नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली बात है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो उस टाइम में सजेस्ट किया जाता है कि सबसे ज्यादा आप कर्ड ले, ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में डायरेक्टली विटामिन B12 मिले। अब आया समझ में परनीशियस एनीमिया के अंदर होता क्या है? यस मैम। यस मैम। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक नॉर्मल एनीमिया में तो क्या होता है, हमारी ब्लड की आरबीसीज क्या होती है, उनकी अमाउंट कम हो जाती है, कि हमारे ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी के पास हेल्दी आरबीसीज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन परनीशियस एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी आरबीसीज का अमाउंट कम हो जाता है। आरबीसीज वो आरबीसीज जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उन आरबीसीज का अमाउंट कम हो जाना जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर रही थी। बस इतना सा डिफरेंस होता है हमारा ये। तो पहला यूज हम लोगों ने समझ लिया, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हम लोग मिल्क से कर्ड कैसे बनाएंगे। अब सेकंड देखो, सेकंड में आता है हमारा द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, जैसे कि डोसा इडली हो गया, इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है कि जो डोसा और इडली बनाने के लिए डो बनाया जाता है, डो समझते हो ना, आटा, यस उसको बनाने के लिए, हाँ जी मैम बोलो। मैम डोसा और इडली में तो डो तो बनता ही नहीं है, वो तो थिक वो बनाते हैं ना, वो लिक्विड Paste। वाला जो बनाते हैं। वो भी तो यस मैम, पेस्ट बनाते हैं। वो भी तो डो ही होता है, उसको भी तो डो ही बोलते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में होता है बस बस वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इडली के अंदर भी होता है, डोसा के अंदर भी होता है। और ये क्या है यहाँ पे, इसको हम कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया से बनाते हैं। क्वेश्चन यहीं पे यही आता है कि इसका मतलब इसको फर्मेंटेड कैसे कराते हैं। फर्मेंटेशन में हमेशा याद रखना, फर्मेंटेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। बबल्स बबल्स दिखते हैं ना, तो बबल्स किस चीज के होते हैं, वो बबल्स CO2 गैस के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बना, डोसा और इडली का डो बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं जो फर्मेंटेशन करा देता है। और फर्मेंटेशन कैसे होता है, फर्मेंटेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ CO2। क्लियर ये चीज। फिर इसके बाद सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। अब देखो, ब्रेड बनाने के लिए जो डो हम लोग यूज कर रहे हैं, उस डो को किससे फर्मेंट कराएंगे हम लोग, उसको फर्मेंट कराएंगे बेकर्स ईस्ट से। कौन सा,
सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसको आप अपनी एनसीईआरटी के साइड में नोट डाउन करके लिखो। ऐसे लिखो, डो बना रहे हैं अगर हम डोसा और इडली के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बैक्टीरिया। और अगर हम लोग बना रहे हैं ब्रेड का डो, तो उसके लिए यीस्ट यूज करेंगे। और yeast भी इसके नीचे लिखो इसका नाम, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्लियर। अब इसके बाद एक और ड्रिंक होती है जिसको हम बोलते हैं टोडी। एक ट्रेडिशनल टाइप से ड्रिंक बोली जाती है, जनरली जो साउथ के एरियाज होते हैं ना वहां पे। अब ये कैसी होती है ना, देखो जैसे कि ये एक ट्री है बड़ा सा, इन ट्री के ऊपर ये बनती है, और इसके अंदर क्या होता है ना, जहां से ड्रिंक निकलती है तो उसके ऊपर क्या करता है ना, ऐसे छोटे छोटे से ना यूटेंसिल्स लगा देते हैं, कोई भी कंटेनर लगा देते हैं, तो जितना भी वो फ्लूइड निकलता है ना वो सारा का सारा इसमें इकट्ठा हो जाता है, और फिर इनको साउथर्न के जो लोग होते हैं ना उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टोडी, नाम याद रखना, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जो आप ये जो प्लांट होता है टोडी प्लांट, इसी के फर्मेंटेशन का एक सैप होता है। सैप का मतलब होता है लिक्विड। इसके पाल्म से निकलने वाला लिक्विड होता है जो कि एक ड्रिंकेबल ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कहाँ पे पाई जाती है? साउथ के एरियाज में पाई जाती है, साउथर्न इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो नाम याद रखना है सिर्फ, टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कहाँ पे पाया जाता है, एरिया इसमें पूछा जाता है, साउथर्न इंडिया में पाया जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा हम माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं फिशेस को फर्मेंटेशन कराने के लिए, सोयाबीन का, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। इतना आप लोगों को ये याद रखना है यहाँ तक। कोई कुछ बोल रहा है? मैम इसमें आपने बताई जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है मैम, ये जो मैम वो लटका देते हैं मैम उसमें कलेक्ट करने के लिए, तो मैम जो मैम सैप मैम जो लिक्विड पार्ट वो मैम अपने आप डिस्चार्ज होता रहता है लीफ से। हाँ, वो अपना आप डिस्चार्ज होता रहता है। और इस ट्री का नाम भी पाल्म ट्री भी हम इसको बोलते हैं। पाल्म ट्री के अंदर से लिक्विड निकलता रहता है, इस लिक्विड को हम टोडी भी बोलते हैं, इसका नाम टोडी प्लांट भी हम लोग बोल देते हैं। खुद से निकलता रहता है लिक्विड। ठीक है मैम हम्म। ये अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक होती है ना? हाँ, बिकॉज फर्मेंटेशन से बनती है, ऑब्वियसली अल्कोहलिक ही होता है। फर्मेंटेशन से हमेशा इथेनॉल बनता है ना। चलो यस मैम। अब नेक्स्ट आता है चीज। चीज एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। अब ये यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि चीज का मतलब क्या होता है? पनीर। पनीर। तो अब पनीर के भी ना टेस्ट अलग अलग हो सकता है। कोई पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, कोई बहुत हार्ड होता है। तो ये अलग अलग टेक्सचर जो हमें पनीर के देखने के लिए मिलता है, अलग अलग फ्लेवर, किसकी वजह से आते हैं इतने सारे फ्लेवर्स? बैक्टीरिया अलग अलग यूज। अलग अलग बैक्टीरिया यूज करेंगे। अगर हम उसमें सपोज करो एक डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया यूज करें एक चीज बनाने के लिए, तो उसका कंडीशन अलग होगी। कोई दूसरा बना रहे हैं तो उसके लिए अलग होगी। तो ऐसे चीज की वेराइटीज को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इन लोगों ने हमें दिया है, स्विस चीज। अब याद कैसे रखना है, अपनी एनसीईआरटी के साइड में लिखो जरा, स्विस चीज। स्विस चीज के अंदर क्या होता है? दो टाइप के चीज होते हैं, रॉकी फोर्टी चीज और स्विस चीज। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा स्विस चीज है इसके अंदर होल्स थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं। जैसे कि मैं स्विस वाला यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ऐसे बड़े बड़े साइज के हम चूहे वाला ना होल्स होते हैं, और एक ये आपका जिसमें छोटे छोटे साइज के होल्स होते हैं। तो स्विस चीज को लिए हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? कौन सा माइक्रोब? प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मानी। इसको लिखो अपने नोट्स में। स्विस चीज को बनाया जाता है विद लार्ज होल्स बाय द हेल्प ऑफ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। फिर नेक्स्ट होती है रॉकी फोर्ट चीज। रॉकी फोर्ट चीज को एक स्पेसिफिक टाइप के फंजाई से बनाया जाता है, और ये होता है विद स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लिखो जल्दी जल्दी से, नोट्स बना रहे हो ना? यस मैम। यस मैम।
और रॉकी 40 चीज के ना फंजाई का भी नाम लिख लो, एनसीईआरटी नहीं देती है बट फिर भी आप लोग इसका नोट डाउन कर लो, मे बी क्वेश्चन आ जाए। इसका नाम होता है पेनिसिलियम रॉकी 40। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स नोट डाउन किए। पहले डोसा इडली के लिए बैक्टीरिया, ब्रेड के लिए सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। फिर हमने टोडी ड्रिंक के बारे में देखा, उसको पाल्म ट्री से निकाला जाता है, एक अल्कोहलिक टाइप से ड्रिंक होता है। फिर आता है 2 टाइप की चीज हमारे पास, स्विस चीज और रॉकी 40। स्विस चीज को बनाया जाता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से, और रॉकी 40 चीज को बनाया जाता है एक फंजाई से जो कि होती है पेनिसिलियम रॉकी 40। लर्न हो गया यहाँ तक सारी चीजें? यस किसी को भी डाउट होगा ना तो प्लीज साथ के साथ पूछते रहना। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो था बच्चों देखो हाउस होल्ड कंडीशन कि हाउस होल्ड्स में हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स को। अब आता है इंडस्ट्री में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका जो यूज किया था बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होता है? अल्कोहल बेवरेजेस जैसे चाय कॉफी ये सब होता है ना, मैम है ना? ड्रिंकिंग पीने वाली हाँ। जनरली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ड्रिंक्स, वही तो इनका जनरली यूज किया जाता है बेवरेजेस या फिर आपकी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। अब कैसे? अब मेनली अब देखो इंडस्ट्री में बनाना है तो इंडस्ट्री में आपको बनाने के एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था बायो रिएक्टर्स हम लोगों ने यूज किए थे बायोटेक में, ये थे नहीं किए थे बायो रिएक्टर्स। ऐसे Yes, ही ma'am. यहाँ पे Yes. फर्मेंटर्स यूज किए जाते हैं। बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं जिन चैम्बर्स के अंदर हम फर्मेंटेशन कराते हैं। सो दीज आर नोन एज फर्मेंटर्स। ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसके डायग्राम से भी क्वेश्चन आपको डायग्राम देके पूछ लेंगे कि कैसे चैम्बर्स है, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो इनका यूज कराया जाता है लार्ज स्केल पे जब हम लोगों को फर्मेंटेशन कराना होता है। अब लार्ज स्केल पे फर्मेंटेशन कराने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बेवरेजेस। अब बेवरेजेस में पहला आता है हमारा सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हमें ब्रेड, अब ब्रेड ये थोड़ी ना कि हाउस होल्ड में छोटी छोटी चीजों के लिए, ब्रेड एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराने के लिए बनाई जाएगी ना। तो Yes, ब्रेड ma'am. बनाने Yes, के लिए ma'am. हम लोग यूज Yes, करते हैं ma'am. सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी को अभी लास्टली मैंने एक नाम बताया था ईस्ट। ईस्ट के आगे और Yes. कौन सा नाम था उसका? बेकर्स ईस्ट था ना, यस मैम। बेकर्स ईस्ट। इसको याद रखोगे बेकरी से, बेकरी में मिलते हैं ना ब्रेड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है ब्रेवर्स ईस्ट। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे ये होता है कि आपका देखो ना जहाँ पे ब्रेड मेकिंग और इसके बाद ही लिख दिया एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रेवर्स ईस्ट। तो ब्रेवर्स ईस्ट ब्रेड वाले को नहीं बोलते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट उसको बोलते हैं जब हम लोग इथेनॉल का फॉर्मेशन कराते हैं। जब हम लोग इथेनॉल का फॉर्मेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी स्पेशल टाइप ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि फ्रूट जूस हम यूज कर रहे हैं, ग्रेप्स का जूस हमें, शुगर केन हम यूज कर रहे हैं, पोटैटो यूज कर रहे हैं, बार्ली यूज कर रहे हैं, इन सब का यूज करके जब हम लोग एक प्रॉपर टाइप का इथेनॉल या अल्कोहल बनवाते हैं, मतलब अल्कोहल्स बनाने के लिए जो यूज किया जाएगा वो ब्रेवर्स ईस्ट, ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट यूज किया जाएगा वो होगा बेकर्स ईस्ट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. चलो अब इसके Yes, बाद ma'am. ये चीज यहाँ से रफ कर दो, इसके यहाँ पे ना मैं एक आप लोगों को टेबल बनवा रही हूँ। यस Yes. अब लिखो यहाँ पे एक साइड में तो आप लिखो अल्कोहल्स, इनका रॉ मटेरियल और इनके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट। तो सबसे पहली अल्कोहल होती है हमारी बियर। किससे बनती है बियर? Ma'am, fruits normally. बार्ली। और इसके अंदर अल्कोहल कितना होता है? मैम 3 से 6%। सेकेंड होती है हमारी वाइन। वाइन किससे बनती है? मैम फ्रूट्स जूस। फ्रूट जूस। कौन सा फ्रूट यूज किया जाता है स्पेशली? ग्रेप्स। ग्रेप्स यूज किया जाता है। तो ये जो पहली 2 टाइप की हमारी अल्कोहल्स हैं ये होती हैं आपकी विदाउट डिस्टिलेशन टाइप से। विदाउट डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में डिफरेंस आप लोग देखोगे अल्कोहलिक कंटेंट में। विदाउट डिस्टिलेशन, और अगर मैंने क्या करा दिया, इन्हीं का डिस्टिलेशन करा दिया,
सपोज मैंने बियर को पकड़ा और इसका डिस्टिलेशन करा दिया, तो बियर की डिस्टिलेशन से मेरे पास बन जाएगी विस्की। अब इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा, इसके अंदर डिफरेंस इतना आएगा कि इसका अल्कोहलिक कंटेंट 3 से 6% से बढ़ के कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ऐसे ही मैंने वाइन को लिया और वाइन के अंदर करा दिया डिस्टिलेशन, और वाइन का डिस्टिलेशन करा के मेरे पास बन जाएगी ब्रांडी। इसके अंदर कितना हो जाएगा अल्कोहलिक कंटेंट, 60 to 70%। 60 to 70% इसका अल्कोहलिक कंटेंट हो जाएगा। फिर आती है नेक्स्ट हमारे पास रम एंड वोडका। रम को किससे बनाया जाता है, रम को बनाया जाता है शुगर केन से, और वोडका को बनाया जाता है पोटैटो से। इसके अंदर होता है अल्कोहलिक कंटेंट 40%, इसके अंदर होता है 60 से 80%। तो अब आपको याद कैसे रखना है, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा, कोई भी अल्कोहल आप लोगों को दे दी जाएगी, इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कितना है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आप लोगों से कि ये डिस्टिल्ड वाली है या नॉन डिस्टिल्ड है, मतलब विदाउट डिस्टिलेशन वाली है। तो अगर अल्कोहलिक कंटेंट कम है तो विदाउट डिस्टिलेशन, अगर मैंने उसका डिस्टिलेशन करा दिया तो डिस्टिलेशन कराने से उसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग की 2 बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन, और लास्ट वाली 4 है हमारी विद डिस्टिलेशन। याद रहेगा यहाँ तक सारी चीजें। अब एनसीईआरटी भी देखो वही लिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन, द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, मतलब विद और विदाउट डिस्टिलेशन वाली बनती है। वाइन एंड बियर, ये ना वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, बाकी विस्की, ब्रांडी एंड रम ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। और फोटोग्राफ वगैरह इन्होंने दिखाया हुआ है। ये यहाँ तक बताओ अभी फर्मेंटेड बेवरेजेस में हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये समझ में आया? यस मैम जो कितना परसेंट, क्या बोल रहे हो? जो रेफरेंस क्या है, जो उसकी जो परसेंटेज का, कि जो 3 to 6% जो किसका परसेंट है? 3 to 6% अल्कोहलिक कंटेंट का है, कि इनके अंदर अल्कोहल कितना है। ओके मैम। एंड मैम जो हाँ फर्मेंटेड फिश क्या होती है? फर्मेंटेड फिश का मतलब फिश के अंदर भी क्या करा सकते हैं, उसको फर्मेंट करा के उसको एक इथेनॉल में कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब उसको भी अल्कोहलिक बना सकते हैं हम लोग, फिश के Okay. मटेरियल को। मैम जो विस्की और ब्रांडी है उसका रॉ मटेरियल सेम होगा जो बियर और वाइन का हाँ उनका रॉ मटेरियल सेम होगा, क्योंकि उन्हीं को सिर्फ बस उनके अंदर हम लोगों ने डिस्टिलेशन कराया। तो आप लिखना चाहो तो इसको भी लिख लो, बार्ले और हमारा फ्रूट जूस। और फ्रूट जूस भी वो आपका ग्रेप्स मेनली यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के पास एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, पहले इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन लिखो। एंटीबायोटिक्स एक टाइप से सब्सटेंस है जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इज अ सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं ना। यस मैम देखो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही निकाल रहे हैं, और ये इन्फेक्ट भी मतलब किल भी किसको करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करता है। इट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने इसको ऑब्टेन किया, which in low concentration inhibit the growth of pathogenic organism। किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये इनहिबिट कर सकता है बिना होस्ट को हार्म किए, विदाउट हार्मिंग द होस्ट। एंटीबायोटिक समझ में आया? अब पहला एंटीबायोटिक हमारा कौन सा, तो जो सबसे पहले ऑब्टेन किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हम पेनिसिलियम बताते हैं। किसने किया था इसको? पेंसिल अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर कैसे किया था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है।
क्या स्टोरी है कि आप लोगों को पता होगा, जब भी आप लोग अपनी केमिस्ट्री बायो किसी भी लैब में आप लोग जाते हो, तो लैब में ना एक रूल्स होता है काम करने के, कि जो भी आप लोगों ने इक्विपमेंट यूज किए, आपको क्या करना, उन इक्विपमेंट्स को लैब से जाने से पहले उन सबको प्रॉपरली वॉश करके रखना पड़ता है। होता Yes, होगा ना, ma'am. आपके स्कूल में भी Yes, टीचर ma'am. इंस्ट्रक्शन देते होंगे। Yes, ma'am. इवन Yes, जो ma'am. टेबल वगैरह आप यूज करो, उस टेबल को भी प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है ऐसा। तो सेम ऐसे ही हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, एक दिन ना लैब में काम कर रहे थे, और इन्होंने ना एक कल्चर लिया हुआ था। अभी कल्चर तो आप समझते हैं आर्टिफिशियल मीडियम टाइप से होता है ऐसे। तो इन्होंने क्या लिया, इसमें एक फंजाई लिया हुआ था और कुछ बैक्टीरिया लिए हुए थे। इनके ऊपर ही काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, हो सकता है ऐसा मतलब सैटरडे वगैरह का दिन हो, इन्होंने क्या किया, इस काम को मतलब जो जिस उसमें पेट्री डिश में काम कर रहे थे, इसको वॉश नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने। फिर ये नेक्स्ट डे जब आए सुबह वापस लैब में, तो इन्होंने आके देखा कि जिस एरिया में मेरा फंजाई था, उस एरिया के आसपास कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। इसके दूर दूर एनवायरमेंट में थे, लेकिन इस फंजाई के आसपास कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। तो इससे फिर इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, जहां पे फंजाई है इसके आसपास क्यों बैक्टीरिया ग्रो नहीं किए। तब इन्होंने देखा कि ये जो फंजाई है, ये अपने अंदर से केमिकल सिक्रीट कर रहा है, ये अपने अंदर से एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है, जो केमिकल इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इसकी ग्रोथ को होने नहीं दे रहा है। तो ऐसे यहां से कंसेप्ट आया था एंटीबायोटिक्स का, और यहीं से इन्होंने ये पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। आया समझ में क्या होता है एंटीबायोटिक्स? ठीक है, चलो। एंटीबायोटिक्स वर्ड का मतलब अगर आप समझ जाए, एंटी का मतलब तो सबको पता है अगेंस्ट, बायो मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो चीज काम करती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स आपकी हो सकती है बच्चों दो टाइप की, जो हम लोगों ने अभी एक चैप्टर पढ़ रहे थे ना हम लोग, कौन सा एप्लीकेशन वाले में आई गेस क्वेश्चन था ये, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। Yes, ma'am. तो लिखो अभी क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ नैरो स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड तभी मैंने आप लोगों को बताया, ब्रॉड का मतलब होता है जो लार्ज अमाउंट पे काम करता है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, विच कैन किल और destroy number of pathogens that belongs to different group. और नैरो स्पेक्ट्रम में कौन आएगा, जो बहुत स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, नैरो, विच इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट। हाँ जी, मैम स्पेक्ट्रम मतलब क्या है यहाँ पे? स्पेक्ट्रम का मतलब काम करने का तरीका, एरिया ऐसे समझ सकते हो, ब्रॉड एरिया में काम करते हैं ये। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब नैरो एरिया में काम करते हैं। अब देखते हैं जरा हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो एंटीबायोटिक्स क्या इन्होंने बोला, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। कोई डाउट है आकृति आपको? मैम माउल्ड का मीनिंग क्या होता है? मोल्ड का मतलब ये जो हम यहाँ पे फंजाई यूज कर रहे हैं ना, इसी को मोल्ड बोल रहे हैं, दिस फंजाई। ओके मैम। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। यू आर फैमिलियर विद commonly used antibiotic penicillin,
you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was chance discovery. It was a chance discovery का मतलब अचानक से होने वाली डिस्कवरी थी, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे कौन से बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे. Once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococcus could not grow. मोल्ड मतलब एक ऐसी फंजाई थी जिसको उन्होंने अनवॉश छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके आसपास कोई भी स्टेफिला मतलब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया. इन्होंने ये देखा कि ये जो मोल्ड था ये अपने अंदर से एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, फिर उस केमिकल का इन्होंने नाम दे दिया पेनिसिलिन एंड उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम. However, its full potential as an effective antibiotic was established by Ernest Chain and Howard Florey. This is very important बच्चों. पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिर्फ इसको देखा था कि काम कैसे कर रहा है, लेकिन इसका बाद में पूरा मैकेनिज्म अर्नेस्ट चेन और हमारे फ्लोरी साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था. और इस एंटीबायोटिक्स का एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स माउंटेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में होने वाले सोल्जर्स को, जिन सोल्जर्स को क्या हुआ था आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितने भी चोटें लगी थी उसके ऊपर यूज किया, क्योंकि उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इन सब में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज किया था. फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, इन तीनों साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन था, तो तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में. फॉर मेडिक इन वर्ल्ड वॉर 2 या क्योर ऑफ वॉर पेशेंट्स. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम. तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाउस होल्ड में क्या क्या होता है. आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब लैक्टोबैसिलस को यूज करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, और घरों में चीज बनाता है, 2 टाइप के चीज, स्विस चीज और रॉकी फोर्टी चीज. और ब्रेड बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट यूज करते हैं, और अल्कोहल बनाने के लिए ब्रेवर्स यूज करते हैं. डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं, विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन टाइप से. फिर एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने देख लिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम टाइप से. अभी एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं आपका, जो भी जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के अंदर डिस्ट्रप्शन करा देते हैं, मतलब उस सेल वॉल को डिग्रेड ये लोग करा देते हैं, या फिर उनके डीएनए और आरएनए मतलब उनके न्यूक्लिक एसिड के ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, मतलब उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. 2 फंक्शन, सेल वॉल को डिग्रेड करा देंगे या फिर उनके न्यूक्लिक एसिड को बनने से रोक देंगे, उनका ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे. क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम. यस मैम. सेकंड पॉइंट दोबारा बता दीजिए. सेकेंड पॉइंट है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनने को इनहिबिट कर देता है. ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो. मैम ये ट्रांसलेशन को जब भी इनहिबिट करेगा ना, जब मैम उसकी सेल वॉल ब्रेक करके उसके अंदर कंटेंट में चला जाएगा. ये डायरेक्टली भी इनहिबिट कर सकता है, हो सकता है कि जिसका केमिकल है वो केमिकल आपके डायरेक्टली डीएनए आरएनए तक पहुंच जाए, उसकी सेल वॉल को क्रॉस करके, ऐसे भी हो सकता है. मतलब एक केस तो ऐसा हो सकता है, सपोज करो कुछ बैक्टीरिया जैसे भी होंगे ना जिनके बाहर सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे सेल वॉल भी होता है, इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, बट मे बी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसकी सेल वॉल ना हो, तो उसके अंदर ये आपका न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रप्शन करा सकता है. ये किसी किसी के अंदर ऐसे भी होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको डिस्टर्ब करा देते हैं, मतलब उसके सिंथेसिस को भी रोक देता है ये, कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई करने वाले ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में सेल वॉल ना बना पाए, अपने अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब ना बना पाए, ऐसे भी कर सकता है. मैम वैसे पेनिसिलिन का यूज क्या है बेटा? पेनिसिलिन का यूज एक एंटीबायोटिक की तरह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, एंटर हो गया, तो वहां पे पेनिसिलिन का यूज कर सकते हैं उसको किल करने के लिए. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे लिख लो, जैसे कि एक एंटीबायोटिक है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाम तो सुना होगा ना स्ट्रेप्टोमाइसिन. यस मैम. और एक होती है हमारी एक्टिनोमाइसिन, यस मैम. होती है क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन. इनके साइंटिस्ट का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है.
जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को हमारे वेक्समैन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक्टिनो को किया था एल्बर्ट ने, और क्लोरोमाइसिटीन्स को किया था बर्क होल्डर ने। अपनी एनसीईआरटी में इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद पेनिसिलिन के बाद ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई गई जो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को ट्रीट करने में हेल्प करती थी। जैसे कि आप लोगों को मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाया है, प्लेग क्या होता है, वॉपिंग कफ, डिप्थीरिया भी बताया है, लैप्रोसी, इन सब को भी ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, बिकॉज ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिसीज थी हमारी। बढ़ाइए ना सारी डिसीज। यस मैम। मैम फिर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज से ही बचने के लिए वो कर सकते हैं प्रिवेंट। हाँ, वो मतलब देखो ना कि ये क्या है, एक टाइप का हमारा जो फंजाई था, वो फंजाई तो क्या काम करता है, फंजाई फंगल डिसीज भी हम लोगों ने पढ़ी है, रिंगवॉर्म पढ़ी थी नहीं? तो ये नहीं कि सारे के सारे फंजाई हमारे हार्मफुल होते हैं, कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना। तो ये हमारी जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जो अपने अंदर से ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीज को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे हमारे आसपास हर टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। क्लास में बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले भी होते हैं, होता है ना? यस मैम। यस। ओके चलो एक बार मैम बेटा, लिप्रोसी वेक्समैन है ये, वेक्समैन, WAKSMAN, वेक्समैन। एक बार लिप्रेसी बता दीजिए। लेप्रोसी, बच्चे लेप्रोसी कौन समझाएगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। एनीवन, व्हाट इज लेप्रोसी? किसी को भी याद नहीं है लेप्रोसी? बच्चों याद है लेप्रोसी क्या होता है? अरे यस नो बच्चों, कुछ तो बोलो। नो मैम। बट याद होना चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा कि किसी को कुछ भी याद नहीं है। सीरियसली किसी को भी पता है लेप्रोसी क्या होता है? मैम हैंसन डिजीज। वो तो गूगल सर्च करके भी बता सकते हो, हैंसन डिसीज होती है। एग्जैक्टली होता है क्या लेप्रोसी? मैम सिम्टम्स इसके होते हैं कि लाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं स्किन पे, नर्व्स थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सेंसेशन। पैरालाइसिस वाली कंडीशन होती है ना लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। यस मैम। पैरालाइसिस वाली कंडीशन होती है। होती किस वजह से है लेप्रोसी? रीजन क्या होता है इसके होने का? इसके अंदर सबसे ज्यादा देखो क्या होता है आपका, दो टाइप की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती है आपके इसके अंदर। एक टाइप से माइल्ड पैरालाइसिस हो सकता है। माइल्ड पैरालाइसिस का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि मस्कुलर वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, कोई इंडिविजुअल प्रॉपरली अपने आप को मूव नहीं करा पाता है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को। और इसके अंदर एक आईज की भी प्रॉब्लम आ जाती है। आईज की प्रॉब्लम में पूरी तरीके से ब्लाइंडनेस भी इसके अंदर इंडिविजुअल को हो सकती है। ये होता है आपका जनरली लेप्रोसी। और होता किसकी वजह से है? ये इसका बैक्टीरियल होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू ये होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि एक स्लोली ग्रो करने वाला बैक्टीरिया होता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ये ग्रो करता है, मतलब सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर लेप्रोसी का बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो उसको ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है अपने सिम्टम्स दिखाने में। अपने सिम्टम्स दिखाने में अराउंड 1 मंथ लग जाता है। फिर धीरे धीरे मस्कुलर पेन होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से मसल्स आप लोग अपनी मूव नहीं करा पाते हैं, एंड स्लोली करके इसका पैरालाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी थोड़ी ब्लाइंडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है।
ये होता है लेप्रोसी। ओके मैम। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक हमारा डन हुआ। अब इसके बाद आ जाता है बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है हम लोगों के, मेन पार्ट यही है आपके चैप्टर का। तो इसके ऊपर जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए ना, एंड नोट्स जरूर लिखना साइड में, मत सोचना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, खुद से जरूर लिखना। अब कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ। देखो, अब तक हमने दो टाइप से पढ़े माइक्रोब्स को। एक तो हमारे वो माइक्रोब जो हाउस होल्ड में हम लोगों को हेल्प करते हैं, कुछ माइक्रोब्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फर्मेंटर्स में यूज करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, इन सब में। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम केमिकल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिनको एंजाइम्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब सिंपली लिखना आप लोग, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, पहला आप लिखोगे एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस, इसमें ना जनरली मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एस्परजिलस नाइगर आपको किस टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करके देता है ये? एक होता है एसिटोबैक्टर एसिटाइल, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम, लैक्टोबैसिलस। अब लिखो इनके एसिड्स। एस्परजिलस नागर आपका सीक्रेट करता है सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिशियम ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस आपको पता ही है लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है। तो 4 पॉइंट्स तो आप लोग ये लिखो, यहाँ पे लिखो इनको फटाफट से। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा, अब मैंने बताया था कि कुछ को तो हम एज ए केमिकल यूज कर सकते हैं, कुछ को हम एज ए एंजाइम्स भी यूज कर सकते हैं। पहला हम एंजाइम यूज करते हैं लाइपेज। बैक स्लाइड, ये देखो, मैम हाँ जी, मैम ये चारों बैक्टीरिया है, हाँ ये चारों बैक्टीरिया है। सिट्रिक एसिड भी। ये बैक्टीरिया है बेटा, ये तो वो केमिकल है जो सिक्रीट कर रहा है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये एसिड्स मतलब केमिकल्स है जो सिक्रीट कर रहे हैं अपने अंदर से। These are the मैम organic acids। नाइगर तो फंगस है। हाँ जी, यस मैम। हाँ एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है। एसिटोबैक्टर एसिटी ये बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम भी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया, एस्परजिलस मंजस। और जो सिक्रीट कर रहे हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, COH वाले ग्रुप वाले। हो गया? यस मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब कुछ को हम एज अ एंजाइम्स की फॉर्म में भी, जैसे कि पहला होता है हमारा लाइपेज। अभी पहले लिख लो कैसे कैसे लिखना है। लाइपेज का यूज कहाँ पे होता है? लाइपेज का यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स में। जितने भी घरों में आप लोगों की मम्मियां कपड़े धोती है ना, तो उस डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज होता है। अभी डिटर्जेंट करता क्या है आपके? मैम फैट को रिमूव करता है। मैम फैट को रिमूव करता है। तो लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है? टू डाइजेस्ट फैट। फैट को ये डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट एंजाइम होता है हमारा पैक्टिनेज। पैक्टिनेज, पैक्टिनेज क्या है आपका? क्या करेगा पैक्टिनेज? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब इसका यूज बताओ मेरे को, कहाँ पे किया जा सकता है? बहुत सिंपल से, मैम वाटर जो मार्केट में मैम जूस मिलता है उसमें। अब आप घरों में जूस बनाते हो तो उसके अंदर फाइबर्स आ जाते हैं बहुत सारे, पीने में फाइबर्स आते हैं। लेकिन जो मार्केट का जूस आता है तो एकदम प्लेन आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर पैक्टिनेज डाल देता है, जिसकी वजह से जितना भी फाइबर्स होता है ना उसके अंदर उस फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो पैक्टिनेज का जो यूज होता है वो मार्केट जूसेस में किया जाता है। यूज इन मार्केट juices to digest protein fibers।
नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या काम करता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस का काम होता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। और इसका यूज किया जाता है ब्लड क्लोट बस्टर के जैसे, ब्लड के अंदर जो क्लोट हो जाता है ना उसको रिमूव कराने के लिए, यूजेस क्लोट ब्लस्टर। ये हुआ हमारा थर्ड। फोर्थ पे आप लोगों को लिखना है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। सबको एक जगह पे लिखोगे ना तो याद करना इजी रहेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम सिक्रीट करता है साइक्लोस्पोरिन। अब साइक्लोस्पोरिन को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था साइक्लोस्पोरिन? हम आपने बायोटेक में पढ़ाया ऑर्गन था ट्रांसप्लांटेशन। बायोटेक नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं मैम आपने पढ़ाया था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाया था। हाँ ऑर्गन वाले ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू ग्राफ्टिंग कराता है तो कुछ टाइम लगता है हमारी बॉडी को ऑर्गन को एक्सेप्ट करने में, तो तब तक हम उसको अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखने का काम करते हैं, जिसमें साइक्लोस्पोरिन यूज करता है। और साइक्लोस्पोरिन यूज किया जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन क्या है? एक यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट होता है हमारा मोनेस्कस परप्यूरिस। मोनेस्कस परप्यूरियस। इसको यूज करता है, मतलब एक केमिकल सिक्रीट करता है, सबसे पहले वो लिखो स्टेटिन। और इस स्टेटिन को हम यूज करते हैं ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है उसको रिमूव करने के लिए, तो यूज्ड एज एक सेकेंड बच्चों होल्ड करना। तो स्टेटिन का यूज क्या होता है? यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिमूवर। क्या पूछ रहे हो बेटा आप? हाँ जी, स्टेटिन एक केमिकल सब्सटेंस है। ये पूरी 12th का ना सबसे छोटा चैप्टर है एंड सबसे इजी चैप्टर है। अच्छा, जितने आप लोग चैप्टर पढ़ चुके उसमें सबसे इजी चैप्टर आपको कौन सा लगता है अब तक, इसको छोड़ के, इसके अलावा? मैम ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिसीज। और सबसे डिफिकल्ट? बायोटेक की एप्लीकेशन। मैम मुझे सबसे इजी 5th चैप्टर लगता है। 5th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस मैम। ओके बेटा, एप्लीकेशन राधिका, एप्लीकेशन वाला चैप्टर तो सबसे इजी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। मैम ज्यादा याद करने का है ना उसमें। याद करने का ही तो नहीं है उसमें तो सारे मैकेनिज्म्स हैं बस। मॉलिक्यूलर बेसिस, बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर को एक बार उससे देखना एनिमेशन से, 10 मिनट में पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो देखो, ये सुनो, मोनेस्कस परप्यूरिस एक केमिकल सिक्रीट करता है स्टेटिन, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? हमने इसको बोला कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है। अब ये काम ऐसे करता है कि आपके ब्लड के अंदर जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ा रहा था ना, मतलब आपकी बॉडी में जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है केमिकल। इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। अब वो एंजाइम ही नहीं बचेगा जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला,
तो ऑब्वियसली ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका। एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट डिसीज बढ़ जाती हैं, यस मैम। राइट। चलो इसके अलावा एक और आप लिख लो, ऐड कर लो इसको, मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? इज मोलेसिस आई गेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना मोलेसिस, या नहीं? नो मैम। पढ़ा है? अच्छा लो मोलेसिस मैम। नहीं दे रखा। मोलेसिस एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये काम क्या करता है, इसको ना जनरली डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ना, जब इथेनॉल का डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, इथेनॉल को किससे बनवाता है, कौन सी ईस्ट से बनाता है? ब्रेवरीज। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जब बना लेता है ना उसको, इथेनॉल को, तो उस इथेनॉल को डिस्टिलेशन करने के लिए उसके अंदर मोलेसिस डाला जाता है। तो इसको लिख लो, यूज्ड इन डिस्टिलरीज ऑफ इथेनॉल, या फिर डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल। इसको छोटे से पॉइंट को एनसीईआरटी में कहीं भी लिख लेना, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। डन मैम। डन। चलो अब आपकी एनसीईआरटी देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी भी एग्जैक्टली यही पॉइंट्स लिख रही है नहीं। अब एनसीईआरटी को अपने पॉइंट से मैच करते हुए चलेंगे, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स लिख लिया नहीं लिख लिए। सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड सिक्रीट करता है, एसिटोबैक्टर एसिटा एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड सिक्रीट करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइसियम क्या सिक्रीट करेगा, ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड सिक्रीट करेगा। यहाँ तक डन। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को यूज करते हैं हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए, फिर इसको प्योरीफाई करने के लिए यूज कर देते हैं हम लोग मोलेसिस का, ठीक है। माइक्रोब्स का ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, कौन कौन सा, जैसे कि लाइपेज डिटर्जेंट में यूज किया जाता है आपके फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए, या फिर आपका जो मार्केट वाला जूस होता है, मार्केट वाले जूस के लिए यूज किया जाता है कौन, प्रोटीएज पैक्टिनेज, या फिर प्रोटीएजेस इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं हम लोग, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को सिक्रीट करता है क्लोट बस्टर की तरह। मतलब जब भी किसी ब्लड वेसल के अंदर क्लोट हो जाता है उसके अंदर, और ब्लड क्लोट की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लोट लीड्स टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो सकता है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो हम वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो सिक्रीट करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे ये तो याद कर लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लोट बस्टर, इसको भूल जाते हैं लाइन को, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, इसको याद रखना है आप लोगों को। क्लियर? किसको याद है? यही कि स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन सिक्रीट करता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये काम क्या करता है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक हुआ है ब्लड क्लोट की वजह से, तो जनरली हार्ट पेशेंट्स को, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वाले पेशेंट्स को ये दिया जाता है, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए को कौन सिक्रीट कर रहा था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये रखा हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि एक फंगस है। फिर मोनोस्पर्स पर्प्यूरिस जो कि स्टेटिन सिक्रीट करता है, ये रहा हमारा मोनोस्पर्स पर्प्यूरिस जो स्टेटिन सिक्रीट करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट की तरह, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डन? यस मैम। चलो अब आता है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन वही पूरा का पूरा रीड करने वाला कंसेप्ट। We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component जो होता है वेस्ट वाटर का होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब this municipal waste water is called sewage. It contain large amount of organic matter or microbe. सबसे ज्यादा अमाउंट में सीवेज में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स पाया जाता है। और इन माइक्रोब्स में मोस्टली माइक्रोब्स पैथोजेनिक होता है,
पैथोजेनिक का मतलब होता है डिसीज कोजिंग, डिसीज कोजिंग। हैव यू एवर वंडर, क्या कभी आपने सोचा है कि इतना सारा सीवेज ये जाता कहाँ पे होगा, उसको डिस्पोज कहाँ पे कराते होंगे? अब ये थोड़ी ना कि सीवेज जो प्रोड्यूस हो उसको डायरेक्टली जाके रिवर्स के अंदर ऐसे ही डाल दिया, तो आज के टाइम पे तो हमारी रिवर्स नहीं दिखती, वो तो पूरा का पूरा सीवेज बन जाती ना अगर ऐसे ही कर रहे होते, है ना। अब इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करा जाता वाटर बॉडीज के अंदर, उससे पहले उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट्स लगाए जाते हैं, उन्हीं ट्रीटमेंट्स को बोलता है सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब जो सीवेज आज के टाइम में इतना लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको रिवर्स में डिस्पोज करने से पहले हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे लेस पॉल्यूटेंट बना सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। अब ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स कौन से होते हैं? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, कौन बताएगा? ऑटोट्रॉफिक तो वो हो गए मैम जो अपने आप पर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है जो किसी दूसरे से ऑब्टेन करता है, ये ना 10th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग की डेफिनेशन। तो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स हमारे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। इसको 2 स्टेजेस में किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है और हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, इसको समझता है। देखो जरा, these treatment steps basically involve physical removal of particle large and small। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल में या सीवेज है, उसके अंदर से जितने भी लार्ज टाइप के पार्टिकल्स हैं उन सबको रिमूव कराया जाएगा। और रिमूव कराने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, ये आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिखना है। देखो सबसे पहले क्या किया, सीवेज को लिया, उसका कराया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या करा दिया, जितने भी लार्ज टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, लार्ज टाइप के पार्टिकल्स थे, वो सब ऊपर रह गए, बाकी सारा पार्टिकल आ गया फिल्टर होके नीचे। ऐसे ही तो होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे फ्लोटिंग डेब्रीज हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। डेब्रीज का मतलब क्या होता है, डेब्रीज पार्टिकल्स को ही बोल सकते हैं ना। यस। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहला स्टेज होता है जिसमें फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव कराया सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू। देन द ग्रिड। अब जो जितना, देखो ये सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे फिल्टर लगा दिया एक, ऐसे इस फिल्टर के अंदर छोटे छोटे होल्स होंगे, ऊपर से मैंने पूरा का पूरा सीवेज डाल दिया, ऊपर से डाल दिया पूरा सीवेज। अब सीवेज में जितने बड़े बड़े टाइप के डेब्रीज होंगे वो सब तो ऊपर रह जाएंगे, और इन होल से जितना पास होने वाले होंगे वो सब नीचे इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे आके, और पूरा सीवेज मेरे पास ये आ गया यहाँ पे। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पेबल्स थे या फिर सॉइल पार्टिकल्स थे उनको रिमूव कराया सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन में क्या कराता है, पहला प्रोसेस हुआ फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस हुआ मेरा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर, आप खुद देखो आप लोग क्या करते हो, आप एक ग्लास में पानी लो, कांच के ग्लास में लेना, उसके अंदर बहुत सारा रेत डाल देना, सेंड। तो सेंड कुछ टाइम के बाद आप देखोगे नीचे सेडिमेंट हो जाएगा पूरा। फिर आप क्या कर सकते हो, ऊपर ऊपर के सारे वाटर को हटा सकते हो, वहां से कर सकते हो ना। तो उस प्रोसेस को आप ऐसे समझना कि वो सेडिमेंटेशन आप कर रहे हो। क्लियर, पहला फिल्ट्रेशन किया, सेकेंड आपने यहाँ पे किया सेडिमेंटेशन। फिर उसके बाद क्या करोगे, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना ये आपका नीचे के पार्ट बच गया है, सारी सॉयल और जितने भी छोटे छोटे पेबल्स थे उन सब ने मिला के बना लिया आपका सेडिमेंट। और इसी सेडिमेंट को अब मैं बोलूंगी प्राइमरी स्लज।
और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा, वाटरी वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे आपका इफ्लुएंट। ये ऊपर वाला पार्ट पूरा इफ्लुएंट। यहां तक बताओ समझ में आया क्या? सेडिमेंट अलग करा लिया और इफ्लुएंट। सेडिमेंट वाले पार्ट को हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, और उसके ऊपर सुपरनेटेड फॉर्म का मतलब होता है ऊपर वाली फॉर्म को बोलेंगे इफ्लुएंट। फिर इस क्या करेंगे, अब मेरे नीचे वाला पार्ट जो है वो तो किसी काम का नहीं है, जिसमें सॉइल और छोटे छोटे पेबल्स बचे हैं, वो तो किसी काम का नहीं। अब मैं क्या करूंगी, जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे मैंने क्या डाला, नीचे रेत डाला, अब मैं इस वाटर को एक दूसरी ग्लास में डाल दूंगी, यस मैम। है ना। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, जितना भी मेरा इफ्लुएंट बचा था, इस सारे इफ्लुएंट को मैंने निकाला यहाँ से और एक दूसरे टैंक में डाल दिया। देखो, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जहां पे मेरा प्राइमरी स्लज बना, अब इसी को इन्होंने प्राइमरी टैंक बोल दिया। अब इसको हम लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप स्टेप्स बताओ प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स हम लोगों ने किए। सबसे पहले हम लोगों ने फिल्ट्रेशन कराया, फिल्ट्रेशन में जितने भी लार्ज साइज के हमारे पार्टिकल्स थे उन सबको रिमूव करा दिया। उसके बाद सेडिमेंटेशन में सेडिमेंट कराया, सेडिमेंट में क्या क्या बचा मेरे पास, सेडिमेंट में सॉइल, छोटे छोटे पेबल्स बच गए, ऊपर वाला जो पार्ट था उसको इफ्लुएंट बोला, और इफ्लुएंट को उठा के किसी दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्लियर? नहीं मैम, एक बार रिपीट कर दो। देखो, आपके पास एक ग्लास था, उसके अंदर आपने क्या था, उस ग्लास के अंदर ना कुछ बड़े साइज के स्टोन थे, कुछ बहुत छोटे साइज के स्टोन थे। आपने उस ग्लास के ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा दिया, और उस फिल्टर पेपर से आपने वो पानी डाला जिसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स थे या डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्टोन्स थे। तो जितने बड़े साइज के स्टोन है फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, जितने छोटे साइज के स्टोन या उसके अंदर जितना सैंड है, सोयल है, जितने भी माइक्रोब्स, वो सब नीचे आ जाएंगे ना ग्लास में। यस मैम। ऐसे ही होगा। फिर आपने क्या किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ टाइम में जितना उसके अंदर सोयल वाला पार्ट होगा, जो छोटे छोटे पेबल्स, वो सारे के सारे बिल्कुल बॉटम में बैठ जाएंगे, बिल्कुल बॉटम में बैठ जाएंगे। और ऊपर वाला जितना पार्ट है वो पानी आपने उसको उठा के दूसरे ग्लास में डाल दिया आगे ट्रीटमेंट करने के लिए। क्योंकि अभी हो सकता है ना कि उस पानी के अंदर बहुत पैथोजेनिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ एसिड्स भी हो उसके अंदर, कुछ केमिकल्स भी हो, उनको भी तो अभी रिमूव कराना है ना। अभी तो आपने विजिबल जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कराया प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अभी समझ में आया मनोज क्या बताया मैंने? बहुत सिंपल है, जो आप घरों में भी ट्राई कर सकते हो। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में समझना क्या करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपने एक कंटेनर लिया ऐसे, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना पूरा जो इफ्लुएंट था, मतलब ऊपर वाला जो ग्लास का पानी बचा हुआ था, उसको इसके अंदर डाल दिया। इस टैंक को अब हम बोलेंगे आपका एरेशन टैंक। दिस इज नोन एज एरेशन टैंक। अब इस एरेशन टैंक के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉन्स्टेंटली एजिटेशन कराएंगे। और एजिटेशन के साथ साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऊपर की साइड, जैसे वहां पे मैंने क्या किया था ना, ग्लास में एक ऊपर फिल्टर पेपर लगा दिया था, ऐसे यहाँ पे फिल्टर पेपर की जगह मैं फ्लॉक्स लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, ये फ्लॉक्स आपके अलाउ करेंगे जितने भी यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो सब इस फ्लॉक्स के अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे। फ्लॉक्स के अंदर माइक्रोब्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए या नहीं चाहिए खाने के लिए ज्यादा अमाउंट में? यस मैम। अब जितना भी आपके फूड का उसके वाटर के अंदर, मतलब आपका जो सीवेज है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाएंगे। यस मैम। खाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके सीवेज के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो ऑर्गेनिक पार्ट रिमूव हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यस मैम। तो देखो, आपने सिर्फ क्या किया, अपने वाटर को लिया यहां से ऐसे नीचे डाल दिया पूरा। अब यहाँ पे ऊपर फ्लॉक्स लगा दिए। फ्लॉक्स क्या करता है, ये फ्लॉक्स आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने में हेल्प करता है। अब जितने ज्यादा इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ही ज्यादा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपके खाएंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो इस फूड के अंदर इसके अंदर होगा। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है,
आपकी वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक कंपोनेंट को, ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, तो इसकी बीओडी पे क्या फर्क पड़ेगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम जिसको बोलते हैं, कि कम हो बायोलॉजिकल जाएगी बढ़ जाएगी। मैम, डिक्रीज ऑक्सीजन कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना? कम क्यों हो रही है? क्योंकि आपके बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कम हो रही है। अब जैसे ही यहाँ पे बायोकेमिकल, मतलब आपने अभी देखो स्टेप समझो, आपने अपने सीवेज के अंदर से जितने विजिबल पार्ट थे उनको हटा दिया, लार्ज पेबल्स, स्मॉल पेबल्स, सॉयल, सैंड, उन सबको रिमूव कर दिया। अब जितना आपके सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, मतलब आपका इफ्लुएंट सीवेज ना बोल के फ्लुएंट बोल लो, उसके अंदर से सारा आपने ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव कर दिया। अब जैसे ही आप ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करोगे, अब कब तक आप इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करोगे? जब तक आपके वाटर का बीओडी बिल्कुल कम नहीं हो जाएगा। जब तक बीओडी बिल्कुल कम नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको, बिकॉज बीओडी आपको क्या बताता है? बीओडी आपको ये बताता है कि आपका वाटर कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है। जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा आपका वाटर पॉल्यूटेड। अब हम यहाँ पे बीओडी को कम कम कराते जा रहे हैं, तो वाटर को कैसा बना रहे हैं हम यहाँ पे? नॉन पॉल्यूटेड बना रहे हैं ना, हमें वही तो करना है, बिकॉज हमें इसको वाटर बॉडीज के अंदर डालना है अपने वाटर को, तो नॉन पॉल्यूटेड बना के करेंगे। तो देखो, मोर बीओडी मोर पॉल्यूटेड। अब मेरे को ट्रीटमेंट करना है कब तक? टिल बीओडी गोज डाउन। आया समझ में? बाय मैम, एक्चुअली केमिस्ट्री क्लास, हाँ जी, जिसकी केमिस्ट्री क्लास है वी कैन कंटिन्यू विद। लेकिन अभी केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों का कौन से बैच में है आपकी? हाँ जी मैम ये क्लास एंड नहीं होगी अभी 8:30 पे, आपकी दूसरी होगी ना? नहीं, मेरी आज एक ही क्लास होती है, तो इन बच्चों की क्लास चलती रहती है 9 बजे तक। तो मैम उठ जाएगा फिर थोड़ा। क्या क्या? अच्छा कोई नहीं, चलो मैं आपका यहीं पे फिनिश कर देती हूँ ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में आपका हो पाए। तो ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद छोटा सा ये पार्ट बच जाएगा, यहीं से हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट फिनिश नेक्स्ट क्लास में। फ्लॉक्स बता देना मैम। फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स एक टाइप का, ऐसे समझ लो, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने में हेल्प करता है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है, उसको बोलता है फ्लॉक। ओके मैम। मैम प्लीज आज ही करा दीजिए। चलो इस वाले टॉपिक को फिर फिनिश कर लेते हैं। बाकी जिन बच्चों की क्लास है केमिस्ट्री क्लास, वो अपनी केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लो। आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो देखो, अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे हम लोगों ने बीओडी को कम किया, जैसे ही बीओडी कम हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी? अपने एरेशन टैंक से पार्टिकल्स को, मतलब एरेशन टैंक से सारा सीवेज को निकालेंगे और निकाल के किस में डाल देंगे? दूसरी टैंक में डाल देंगे, जिस टैंक का हम नाम देंगे, जिस टैंक को हम बोलेंगे सेटलिंग टैंक। बस ये टॉपिक फिनिश करते हैं, उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टैंक। अब मैंने सारा पार्टिकल निकाला, उसको सेटलिंग टैंक में डाल दिया। अब सेटलिंग टैंक में क्या होता है? सबसे पहले तो बीओडी कम है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सारे एफ्लुएंट को पास कर दिया सेटलिंग टैंक में, जहां पे जितने भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। मतलब आपके जो पहला देखो, सबसे पहला ये मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में नीचे वाला पार्ट था पूरा का पूरा सेडिमेंट, नीचे था पूरा सेडिमेंट। सेडिमेंट से निकाला, इसको डाला मैंने एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक में इसको डाला, फिर एरेशन टैंक से निकाल के डाल दिया सेटलिंग टैंक में। अब एरेशन टैंक में मैंने ऊपर फ्लॉक्स लगाए हुए थे। फ्लॉक्स ने क्या किया था? इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो करा दिया था। अब इसका मतलब मेरे एरेशन टैंक के अंदर जो इफ्लुएंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में माइक्रोब्स हैं। अब मैं इन सबको सेटलिंग टैंक में डालूंगी, इसकी वजह से क्या होगा? जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम सेटलिंग टैंक रखा गया है,
काम क्या है इसका? इसका काम होता है टू कलेक्ट ऑल माइक्रोब्स इन बॉटम, सारे माइक्रोब्स को बॉटम में इकट्ठा करना। हमें सभी माइक्रोब्स को बॉटम में इकट्ठा कैसे कर लेगा? क्योंकि सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट के लिए क्या होता है ना कि किसी भी कंपाउंड को काफी देर तक छोड़ दो, उसके अंदर जितना भी हैवी पार्ट होता है सारा का सारा नीचे बैठ जाता है बॉटम में। ऐसे यहाँ पे हुआ आपका। और इस केस में जितना ये यहाँ पे सेडिमेंट बना, इस सेडिमेंट को मैं बोलूंगी क्या? एक्टिवेटेड स्लज। दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। अब क्या करेंगे? इस एक्टिवेटेड स्लज से थोड़ा सा मैं अमाउंट लूंगी, ध्यान से समझना। इस एक्टिवेटेड स्लज से थोड़ा सा अमाउंट लिया और इस अमाउंट को वापस एरेशन टैंक में डाल दूंगी। थोड़ा सा अमाउंट लिया, किस टाइप में? इनोक्यूलम, जैसे कि हम उसमें मिल्क से कर्ड बनाने वाले केस में कर रहे थे। मिल्क से कर्ड बनाने के केस में इनोक्यूलम डाल रहे थे, इनोक्यूलम की फॉर्म में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे थे। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? सेटलिंग टैंक से एक्टिवेटेड स्लज में मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स की एरेशन टैंक में डाल दिया, ताकि एरेशन टैंक के अंदर जो भी हम सीवेज यूज कर रहे हैं उस सीवेज के अंदर और ज्यादा माइक्रोब्स बढ़ा पाए, जिसकी वजह से और ज्यादा उसकी बीओडी डाउन हो जाए। कुछ अमाउंट लिया, एरेशन टैंक में वापस डाल दिया, और बाकी का जो एक्टिवेटेड स्लज बचा उसको क्या बोलेंगे? जो बाकी का बचा उसको एक दूसरे टैंक में लेके जाएंगे, जिस टैंक को हम बोलेंगे लार्ज टैंक। वो फाइनल ट्रीटमेंट होता है हमारा, उसके अंदर हम इस बाकी के एक्टिवेटेड स्लज को डाल देंगे और इसको बोलेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एक इस टाइप के बैक्टीरिया की तरह काम करेगा। जितने भी बाकी बैक्टीरिया है हमारे उसके अंदर सीवेज के अंदर, उन सारे के सारे बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट कराएगा। जितने फंजाइज है उन सबको ये डाइजेस्ट कराएगा। सो इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट ऑल फ्लोक्स, जितने भी आपके बच गए हैं वाटर के अंदर। और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर को ही हम बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट की तरह बच जाता है, इसी से फिर बायोगैस भी बनाई जाती है। सी से बायोगैस भी बनाई जाएगी। बायोगैस, एक मिनट बस, बायोगैस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये लिख लो, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। मीथेन होता है, H2S होता है और CO2 होता है। ये 3 पार्ट्स इसके अंदर होता है। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? मैम जो ये एक्टिवेटेड स्लज है इसका छोटा सा पार्ट लेके हम उसे सेडिमेंट टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, और मैम जो पूरा इसका स्लज के अलावा जो लिक्विड पोर्शन है वो जाएगा एनारोबिक स्लज डिजास्टर। नहीं नहीं नहीं, एक्टिवेटेड स्लज लिया मैंने, नीचे वाला पार्ट, इसका छोटा सा अमाउंट लिया, एरेशन टैंक में डाल दिया, और जितना एक्टिवेटेड स्लज बच गया, ये एक्टिवेटेड स्लज क्या है? एक्टिवेटेड स्लज सारे माइक्रोब्स हैं हमारे, ये माइक्रोब्स है हमारे। इन माइक्रोब्स को कुछ तो डाल दिया एरेशन टैंक में ताकि और ज्यादा बीओडी को डाउन करा पाए, और कुछ को डाल देंगे लार्ज लार्ज टैंक्स में, जिसके अंदर मैं फाइनल अपना वाटर डालने वाली हूँ, सीवेज डालने वाली हूँ। उसके ये एक्टिवेटेड स्लज क्या करेंगे? अब इन एक्टिवेटेड स्लज को हमने इतना ज्यादा ग्रो करा दिया है कि ये बैक्टीरिया मेरे किसी दूसरे बैक्टीरिया, किसी दूसरे फंजाई को डाइजेस्ट कराएंगे। इसकी वजह से मेरे सीवेज में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे, सारे किल हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट की तरह बच जाता है। और इस बाई प्रोडक्ट में मैक्सिमम अमाउंट में मीथेन, H2S और CO2। और जो मैम जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्लियर हो जाता है? वो लिक्विड पार्ट को ले जाके हम फिर वाटर बॉडीज में डाल देंगे। जितना फिर हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो इफ्लुएंट बचा, ऊपर वाटर वाला पार्ट बचा, इसको सबको ले जाके हम वाटर बॉडीज के अंदर डाल देंगे, रिवर और स्ट्रीम्स में। क्योंकि हमने क्या किया, इसके अंदर से जितने लार्ज स्मॉल टाइप के पेबल्स थे उन सबको हटा दिया, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सब रिमूव कर दिया, जितने माइक्रोब्स थे उन सबको डाइजेस्ट करा दिया एक्टिवेटेड स्लज से। और फिर इस एक्टिवेटेड स्लज को ना अपने पास स्टोर करके रख लिया हम लोगों ने, ताकि आगे आने वाले जब हम और सीवेज करें तो उन सीवेज में इस एक्टिवेटेड स्लज को यूज कर पाए। इसी से फिर बायोगैस बनवानी हेल्प के लिए हेल्प कर दिया, किसी से हम बायोगैस भी बना सकते हैं, बाई प्रोडक्ट की तरह बच जाता है। क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अब आप किसी सीवेज को ट्रीट कर रहे हो तो आपको भी तो बेनिफिशियल में कुछ मिलना चाहिए ना। ये थोड़े ना कि आपका जितना भी सीवेज आ रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, सिर्फ क्लीन कर रहे हो, रिवर्स में डिस्चार्ज कर दे रहे हो। आपको प्रॉफिट भी तो कुछ होना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या होता है? आपको प्रॉफिट होता है यहाँ से बाई प्रोडक्ट, इसका बायोगैस की फॉर्म में आप यहाँ से निकाल के बेच सकते हो, मीथेन, H2S गैस और CO2। बट मैम वो
प्यूरिफाइड वाटर यूज नहीं हुआ आगे के इसमें एनारोबिक स्लज डिजास्टर में? नहीं, वो प्योरीफाइड वाटर को थोड़ी ना यूज करेंगे कहीं भी, वाटर को तो मतलब रिवर्स में डिस्चार्ज करा देंगे। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है वॉइस। नो मैम, बीच में कट हो गई थी। देखो एक बार ना सिंपली वे में समझ लो। सबसे पहले मेरे पास है एक प्राइमरी टैंक, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें कराया, फिर ये सेकेंडरी वाला, फिर ये थर्ड वाला, फिर ये फोर्थ वाला। ठीक है, मैंने क्या कराया यहाँ पे, सेडिमेंटेशन कराया। पहले तो फिल्ट्रेशन कराया था और फिर सेडिमेंटेशन कराया। सेडिमेंटेशन को ये छोड़ दिया, ऊपर वाला जितना पार्ट था इफ्लुएंट, इस इफ्लुएंट को उठाया, इस टैंक में डाल दिया। इस टैंक को बोला एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में मैंने क्या किया, ऊपर लगाए थे फ्लॉक्स। इन फ्लॉक्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे ग्रो कराया, जिसकी वजह से इसकी पूरी बीओडी डाउन हो गई। ठीक है, अब इसकी बीओडी डाउन हो गई यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या किया, इसका जितना भी इफ्लुएंट है, इस इफ्लुएंट को उठाया, एक दूसरे टैंक में डाल दिया, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक। अब इस सेटलिंग टैंक ने क्या किया, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? यस मैम। इस सेटलिंग टैंक ने क्या किया, इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको नीचे इकट्ठा कर दिया। इसको मैंने बोल दिया एक्टिवेटेड स्लज, बोला इसको एक्टिवेटेड स्लज। अभी क्या किया, ऊपर पूरा बच गया मेरा वाटर, इस वाटर को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये पूरा वाटर। नीचे वाला जो एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ अमाउंट लिया, वापस से इस टैंक में डाला। ये वाला टैंक ही, यही वाला टैंक है एरेशन टैंक जो खाली हुआ था मेरा, जो एरेशन टैंक मेरा खाली हुआ था ना, वही वाला एरेशन टैंक है। इसके अंदर मैंने फिर से एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट डाल दिया, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हैं वो भी किल हो जाए। और बाकी का, जैसे सपोज करो मैंने 5% तो इसमें डाल दिया, बाकी का बचा हुआ 95%, इस 95% को मैं अपने पास स्टोर करके रख लूंगी, क्योंकि ये एक्टिवेटेड स्लज ही क्या करेगा, इससे मैं बाद में बनवा लूंगी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मैं इससे बनवा लूंगी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मैं इससे बनवा लूंगी, जिससे मेरे को बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं बहुत सारे। ये बाई प्रोडक्ट मेरे को हेल्प करते हैं बायोगैस बनाने में। क्लियर बच्चों? इसका ना ट्राई करना एक बार आप लोग, मैकेनिज्म देख लेना एक बार इसका उस पे यूट्यूब पे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैम हाँ जी, ये एजेशन टैंक में बीओडी कम कैसे हो गई? क्योंकि माइक्रो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड को खाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके वाटर के अंदर से कम होगा ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल्स कम हो रहे हैं वाटर के, तो ऑब्वियसली बीओडी कम होगी। मैम ऑक्सीजन डिमांड तो फिर भी बढ़ रही है ना? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है बेटा, ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि आपका बीओडी बढ़ रहा है। इसको ऐसे रिलेट किया करो कि वाटर की जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो कम होता चला जा रहा है। जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपके से वाटर से खाएंगे। अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपके वाटर से कंज्यूम करते चले जाएंगे, उतना ही उसका बीओडी कम होती चली जाएगी। ओके मैम। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड, जितना कम बीओडी उतना ही कम पॉल्यूटेड, और जितना ज्यादा बीओडी उतना ही उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। क्लियर। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को